आपसे बेटा चैप्टर 6 के ऊपर बात कर रहे थे और इसका नेम एंजाइम था। आपको याद होगा कि लास्ट क्लास से मैंने आपका एक टॉपिक स्टार्ट किया था और उस टॉपिक का नेम था फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं एंजाइम्स को वर्क करने के लिए। उन फैक्टर्स में एक फैक्टर के ऊपर हम बात करके गए थे लास्ट क्लास में, जिसका नेम था टेम्परेचर। उस फैक्टर का नेम क्या था बेटा? टेम्परेचर था। आपको मैंने कहा था कि एंजाइम को वर्क करने के लिए एक सूटेबल टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, और एंजाइम को वर्क करने के लिए बेटा जो सूटेबल टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो टेम्परेचर होता है बेटा 36 डिग्री सेंटीग्रेड। वो होता है बेटा 36 डिग्री सेंटीग्रेड टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड के बिटवीन का जो टेम्परेचर है, और इसके बिटवीन बेटा जो टेम्परेचर आ जाता वो क्या होता बेटा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे कह रहे कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिस पे एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था बेटा अगर टेम्परेचर 37 से ज़्यादा हो जाए या टेम्परेचर बेटा 37 से अगर कम हो जाए तो ऐसा नहीं है कि एंजाइम की वर्किंग स्टॉप हो जाती। ऐसी कंडीशन पे एंजाइम की वर्किंग क्या हो जाती बेटा? रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर टेम्परेचर चला जाएगा बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तो आपको बताया था कि एंजाइम क्या हो जाते हैं बेटा? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और उसके बाद एक और बात मैंने आपको बताई थी, वो थी बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड की। आपसे कहा था कि इस कंडीशन पे या इस टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी बेटा स्टॉप हो जाती है बट नॉट डिस्ट्रॉय। एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं होते 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम को वर्क करने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो एक फैक्टर तो हमारे पास ये हो गया। सेकेंड फैक्टर की अगर बात करेंगे तो वो कहलाता बेटा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सेकेंड फैक्टर की अगर बात करेंगे तो वो कौन सा कहलाता बेटा? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कहलाता है। देखें जिस तरह से एक प्रॉपर टेम्परेचर रिक्वायर्ड एंजाइम को वर्क करने के लिए, वैसे एक और फैक्टर आ जाता है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? एक्सेसिव होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अब अगर आपसे बात करेंगे, मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा लास्ट क्लास में कि हमारे पास एंजाइम्स का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह से करके होता है। अगर सबस्ट्रेट की बात करेंगे तो उस सब्सटेंस को कह रहे जिसके ऊपर एंजाइम ने एक्ट करना है या फिर एंजाइम ने जिसको कैटलाइज करना है। आपसे कह रहे कि अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, आपसे कह रहे कि अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो आप देखें ना बेटा ये सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ आके टाइटली अटैच हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कह रहे कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होगी, आपसे कह रहे कि अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होगी तो वो भी देख लें कि क्या होगा। देखें ये आ गया आपका एंजाइम, और सबस्ट्रेट की अगर बात करेंगे तो वो ये रहा। देखिए ना अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम है तो एक मसला ये आ जाएगा कि सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ आके टोटली बॉन्ड नहीं होगा, और अगर टोटली बॉन्ड नहीं होगा तो इसका मतलब तो ये हो गया कि फिर वो वर्क करने की कैपेबिलिटी भी नहीं रखेगा। तो इस वजह से आपसे कह रहे कि सेकंड फैक्टर आ जाता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, के कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की क्या होनी चाहिए बेटा? हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो टोटली बॉन्ड हो जाएगा किसके साथ आके बेटा? एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ आके। क्लियर है बेटा बात यहाँ तक? देखिए एक और फैक्टर की अगर बात करेंगे तो वो फैक्टर कहलाता वाटर। एक और फैक्टर की अगर बात करेंगे तो वो क्या कहलाता बेटा? वाटर। आपसे कह रहे कि एंजाइम को वर्क करने के लिए वाटर भी रिक्वायर्ड है, और इसकी एक आसान सी एग्जांपल आपको मिल रही है सीड जर्मिनेशन की। आपको एक आसान सी एग्जांपल मिल रही है किसकी बेटा? सीड जर्मिनेशन की। देखिए अब सीड जर्मिनेशन हम कहते हैं किसको, ये समझ लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बीन मौजूद हो, जाहिर है जब मैं उसको सॉइल में एम्बेडेड करूंगा, जब मैंने उसको सॉइल में एम्बेडेड किया तो लोअर साइड पे क्या निकलेंगे बेटा? रूट्स, और अपर साइड पे क्या अराइज होगी बेटा? स्टेम अराइज होगी।
लेकिन एक बात आप अपने जहन में रखिएगा बेटा, एक बात आप अपने जहन में रखिएगा, वो ये कि जब आपने सीड को सॉइल में एम्बेडेड किया, जब आपने बेटा सीड को सॉइल में एम्बेडेड किया, तो लाजमी सी बात है कि आपने सॉइल में वाटर देना लाजमी है। और वाटर देने का रीज़न ये कि सीड के अंदर जो एंजाइम मौजूद हैं जो जर्मिनेशन कर रहे, जर्मिनेशन का मतलब बेटा रूट्स और स्टेम को राइज कर रहे, वो एक्टिवेट ही कब होंगे, जब उनको वाटर मिलेगा। अब जाहिर है अगर उनको वाटर नहीं मिलेगा तो फिर वो एक्टिवेट भी नहीं होंगे, और अगर एक्टिवेट नहीं हो रहे तो जाहिर है फिर सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस भी बेटा मुमकिन नहीं है। क्लियर है बेटा बात यहाँ तक? तो आपसे कह रहे कि, तो आपसे एक और बात कह रहे वो ये कि एंजाइम को वर्क करने के लिए वाटर भी रिक्वायर्ड होता है। तो ये 3 फैक्टर्स हो गए आपके पास। नंबर 1 टेम्परेचर हो गया, नंबर 2 बेटा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गया, और नंबर 3 कौन सा हो गया बेटा, वाटर हो गया। एक और अगर आपसे बात करेंगे तो वो आ जाता बेटा, तो वो आ जाता बेटा इनहिबिटर, तो वो आ जाता बेटा इनहिबिटर। देखें इनहिबिटर कहते किसको, पहले तो ये समझ लीजिएगा। देखें इनहिबिटर का वर्ड आया बेटा इनहिबिट से, इनहिबिटर का वर्ड किससे आया बेटा, इनहिबिट से आया। और इनहिबिट की अगर बात करेंगे तो इनहिबिट कहते हैं किसको, रिटार्डेड करने को कहते हैं या फिर स्टॉप करने को कहते हैं। यानी इनहिबिटर उन चीज़ों को कह रहे बेटा जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं। इनहिबिटर की अगर बात करेंगे तो मैं आपसे कह रहा कि बेटा उन चीज़ों को कह रहे जो एंजाइम की एक्टिविटी को बेटा या तो रिड्यूस कर रहे या फिर क्या कर रहे, स्टॉप कर रहे। अब ये इनहिबिटर बेटा 2 तरह के होते हैं, एक कहलाते कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, एक कहलाते बेटा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं ये समझ लीजिएगा। देखें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की अगर बात करेंगे तो ये वो इनहिबिटर कहलाते हैं जो रिजेंबल विद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। आपसे कह रहे कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हम उन इनहिबिटर्स को कह रहे हैं जो रिजेम्बलेंस रखते हैं सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से बट नॉट सबस्ट्रेट। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की अगर बात करेंगे तो बेटा ये वो इनहिबिटर हैं जो कि रिजेम्बलेंस रखते हैं सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से लेकिन सबस्ट्रेट होते नहीं है। फॉर एग्जांपल आपसे कह रहे कि ये एंजाइम और ये सबस्ट्रेट और एक सबस्ट्रेट ये, आपसे कह रहे कि ये सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से रिजेम्बलेंस तो रखता है लेकिन एक्चुअल सबस्ट्रेट नहीं है। एक्चुअल सबस्ट्रेट क्या है बेटा, एक्चुअल सबस्ट्रेट ये आपसे कह रहे कि सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से रिजेम्बलेंस रखने वाला मॉलिक्यूल अटैच हो गया। आपसे क्या कह रहे बेटा, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से रिजेम्बलेंस रखने वाला मॉलिक्यूल अटैच हो गया एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ आके। तो इस तरह के इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहलाते हैं। और जब सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से रिजेम्बलेंस रखने वाला मॉलिक्यूल अटैच हो जाता एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ आके तो फिर एंजाइम कैटालाइटिक फंक्शन भी परफॉर्म नहीं करते। आप एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स में एक बात पढ़कर आ रहे कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं और स्पेसिफिक होने का मतलब होता कि स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को कैटालाइज करेगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आपसे कह रहे कि वो इनहिबिटर कहलाते हैं जिसमें सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से रिजेम्बलेंस रखने वाला मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है। और किसके साथ जाके अटैच हो रहा है बेटा, एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जाके अटैच हो रहा है। तो ये क्या कहलाते हैं बेटा, फिर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहलाते हैं। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि इनहिबिटर बेटा एक तरह के नहीं होते, इनहिबिटर बेटा 2 तरह के होते हैं। एक कहलाते कॉम्पिटिटिव और एक कहलाते नॉन कॉम्पिटिटिव। सेकंड कहलाते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या हुआ था कि सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से रिजेम्बलेंस रखने वाला मॉलिक्यूल अटैच हो गया था एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ आके, यानी एक्चुअल सबस्ट्रेट नहीं हुआ था लेकिन सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से जो मॉलिक्यूल रिजेम्बलेंस रखता था वो अटैच हो गया था। उसको हमने क्या कहा था, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की अगर बात करेंगे तो ये वो इनहिबिटर कहलाते हैं जिसमें सबस्ट्रेट अटैच्ड विद
नॉन एक्टिव साइट, नॉन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। आपसे कह रहे कि सबस्ट्रेट अटैच हो जाएगा एंजाइम की नॉन एक्टिव साइट के साथ आके। अब एंजाइम की नॉन एक्टिव साइट का मतलब क्या? देखिए ना, आप जानते हैं कि एंजाइम की एक्टिव साइट बेटा ये है, एंजाइम की एक्टिव साइट बेटा ये कहला रही है जहां पे आके सबस्ट्रेट अटैच होता है। आपसे कह रहे हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है बेटा? सबस्ट्रेट अटैच हो जाएगा कहां पे आके? एंजाइम की नॉन एक्टिव साइट के साथ आके। फॉर एग्जाम्पल नॉन एक्टिव साइट में यहाँ पे आके अटैच हो जाए, यहाँ पे आके अटैच हो जाए, यहाँ पे आके अटैच हो जाए। आपसे कह रहे हैं कि ये इनहिबिटर क्या कहलाते हैं बेटा? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहलाते हैं। क्लियर है बेटा बात यहाँ तक? तो मैंने आपसे किसके ऊपर बात की? फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम के ऊपर बात की। वेरी फर्स्ट फैक्टर कौन सा बताया आपको? टेम्परेचर। आपसे मैंने कहा कि एंजाइम को एक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, और एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी अगर शो करने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो वो कौन से टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं बेटा? 36 डिग्री टू 38 डिग्री के बिटवीन का जो टेम्परेचर होता, और इनके बिटवीन बेटा जो टेम्परेचर होता वो कौन सा होता बेटा? वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसके ऊपर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। सेकंड, मैंने आपसे कहा कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम को एक्ट करने के लिए एक और फैक्टर रिक्वायर्ड होता है, वो होता है बेटा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। आपसे कह रहे कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो सबस्ट्रेट बेटा टाइटली बॉन्ड हो जाएगा, टाइटली फिक्स हो जाएगा एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ आके। और ज़ाहिर ऐसी कंडीशन पे एंजाइम सबस्ट्रेट को टोटली कैटलाइज कर लेंगे, लेकिन अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होगी तो आपसे कह रहे कि फिर सबस्ट्रेट टोटली अटैच नहीं हो सकेगा एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ आके, और कैटालाइटिक फंक्शन भी बेटा फिर प्रॉपर परफॉर्म नहीं हो सकेगा। थर्ड, आपको बताया कि वाटर रिक्वायर्ड है एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए, और एग्जांपल किसकी दी? सीड जर्मिनेशन की, कि सीड को बेटा, सीड में जर्मिनेशन का प्रोसेस कब होगा? जब सीड को बेटा वाटर मिलेगा। उसके बाद इनहिबिटर क्या बात करेंगे, तो इनहिबिटर बेटा रिटार्डेड करने को कहते हैं या स्टॉप करने को कहते हैं। और आपसे कह रहे हैं कि कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि एंजाइम की वर्किंग को रिड्यूस कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं, और ये इनहिबिटर आपको मैंने बताया बेटा दो तरह के होते हैं, जिसमें नंबर 1 आ जाते कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और नंबर 2 आ जाते नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की अगर बात करेंगे तो आपसे कह रहे हैं कि रिजेम्बलेंस रखने वाला मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट से अटैच हो जाएगा एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ आके, तो ऐसी कंडीशन पे बेटा कैटालाइटिक फंक्शन परफॉर्म नहीं होता। और अगर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात करेंगे तो आपसे कह रहे हैं कि सबस्ट्रेट अटैच हो रहा एंजाइम की नॉन एक्टिव साइट के साथ आके, किसी ऐसी जगह से किसी ऐसी जगह पे आके अटैच हो रहा जो एक्टिव नहीं है, तो ये क्या कहलाते हैं? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहलाते हैं। और उसके बाद बेटा एक और बात याद रखिएगा, वो ये कि एंजाइम को वर्क करने के लिए एक प्रॉपर पीएच भी रिक्वायर्ड होती है। और लास्ट आ जाता है बेटा रेडिएशन, लास्ट आ जाता है बेटा रेडिएशन। पहले तो पीएच के ऊपर बात कर लें। आप जानते होंगे बेटा पीएच की अगर बात करेंगे तो पीएच हम कहते हैं किसको? पावर ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं। पीएच कहते हैं किसको बेटा? पावर ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं। आपसे कह रहे हैं कि हर एंजाइम की अगर बात करेंगे, हर एंजाइम की अगर बात करेंगे तो उसको एक्ट करने के लिए एक प्रॉपर पीएच रिक्वायर्ड होती है, या उसकी एक स्पेसिफिक पीएच होती है, और वो एंजाइम उसी पीएच के ऊपर एक्ट करते हैं। अगर वो पीएच बेटा चेंज हो जाएगी तो आपसे कह रहे हैं कि एंजाइम एक्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते। और लास्ट आ गया बेटा वहाँ पे आपके पास रेडिएशन। याद रखिएगा कि एंजाइम की अगर बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और कुछ रेडिएशंस हमारे पास ऐसी हैं जो इनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और उन रेडिएशंस की अगर बात करेंगे, उन रेज की अगर बात करेंगे तो उसमें एक आ जाती बेटा एक्स रेज, और एक आ जाती यूवी रेज। देखिए यूवी रेज की अगर बात करेंगे तो इसका मतलब आप समझ तो गए होंगे कि अल्ट्रा वायलेट रेज की बात करें। इसका मतलब आपसे बात करें बेटा अल्ट्रा वायलेट रेज की बात कर रहे, तो आपसे कह रहे हैं कि ये वो रेडिएशंस हैं जो कि एंजाइम को क्या कर देती बेटा? डिस्ट्रॉय कर देती हैं। क्लियर है बेटा बात यहाँ तक? यहाँ बेटा ये आपका लेक्चर नंबर 4 आज कंप्लीट हो गया।
फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। और इस लेक्चर के साथ साथ बेटा आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक नए चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।